गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट वीकली करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर वीक वाइज देखते हैं। इस वीक में हम 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक महत्वपूर्ण मुद्दों को 15-16 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें विभिन्न टुकड़ों में बांट के अपने सिलेबस या अपने सब्जेक्ट के अनुसार विभिन्न टुकड़ों में, जैसे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़, इंटरनेशनल्स, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड साइंस टेक, इन 5-6 आधारों पे बांट के धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है। और हर बार मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर जो भी आपका रहता है उसमें बहुत सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, बड़ा ज़्यादा पढ़ने में, देखने में, सुनने में, उस पर डिस्कशन सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन हमें वो मुद्दे पढ़ने चाहिए जो हमारे यूपीएससी सिलेबस में एग्ज़ाम में है। ठीक है। अभी फ़िलहाल जब तक आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक तो यही रखिए, अपने आप को थोड़ा संतुलित रखिए, उन मुद्दों तक, उन न्यूज़ तक रखिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंस हैं। ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ कि कई चीज़ें होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं। अब जैसे भारत चीन का सीमा विवाद, कुछ ना कुछ मुद्दा चल रहा है, या कोरोना का मामला फिर वेव है, ये इसमें चल रहा है। ठीक है। इसमें जो भी ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें होंगी वो आपको पता होंगी। ठीक है, वो पहले ही बता दी गई होंगी। अब उसमें क्या कुछ जो न्यूज़ है उसको रोज़ रोज़ उन चीज़ों को देखना, पढ़ना, सुनना बहुत उपयोगी नहीं होता है आपके समय को लेके। ठीक है। तो चलिए बिना समय के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले जल्दी जल्दी कि हम कौन कौन से न्यूज़ को अपने आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ में देखते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 50वीं वर्षगांठ क्या उस पर एक बैठक हुई थी और उस बैठक में प्रधानमंत्री शरीक हुए थे और उन्होंने कुछ अपने वक्तव्य दिए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्टेट है। ठीक है। क्यों? एक तो वो स्ट्रेटेजी की उसका लोकेशन है। ठीक है। अभी जो तवांग वाला मामला देख रहे हैं वो अरुणाचल सिक्किम के बॉर्डर वाला, तो अरुणाचल सिक्किम दोनों नॉर्थ ईस्ट का है। और दूसरा जो वो क्षेत्र है वो भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहते हैं डाइवर्स है। ठीक है। ऐसे में वहाँ पे चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, विकास ऐतिहासिक दृष्टि से और कुछ नीतियों के कारण या जो भी कह सकते हैं ध्यान न देने के कारण वहाँ विकास उस स्तर पे नहीं हो पा रहा जैसा हो पाया है जैसा कि भारत के अन्य राज्यों में। इसलिए वहाँ कुछ चुनौती विशेष है, इसके लिए वो वहाँ विशेष प्रयास किया गया है और वो क्षेत्र विशेष के लिए एक विशेष मंत्रालय भारत सरकार में उत्तर पूर्व मंत्रालय के रूप में गठित किया गया है। वो क्षेत्र को विशेष ध्यान देने के लिए इतना बल दिया जाता है। ठीक है। तो उसी के लिए एक सलाहकार परिषद के रूप में एक पूर्वोत्तर परिषद है जिसका एक संसद के एक विधान के रूप में 1971 के अधिनियम में द्वारा हुआ था, लेकिन उसका विधिवत गठन जो है 72 में हुआ था। तो 50 साल हो गए हैं, उसका गोल्डन जुबली था। तो इस पर देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है, कैसे कैसे कहा है। ठीक है। दूसरा न्यूज़ है, केरल उच्च न्यायालय ने नाबालिग बेटी को पिता को लीवर डोनेट करने की इजाज़त दी। ये न्यूज़ एक तो कई उसमें पहलू से है। अगर मैं इसको देखूं कि मैं यहाँ क्यों रखा हूँ, तो एक तो डोनेशन में, ये अंग डोनेशन में क्यों बालिग को ही रखा गया है, नाबालिग को नहीं, किस परिस्थिति में न्यायालय ने क्यों वो दिया है। दूसरा, यहाँ पे आपका जो 4th पेपर है उसमें जो नैतिकता वाला मुद्दा होता है ना, नैतिकता, उससे भी कुछ चीज़ें यहाँ से निकल के सामने आएंगी जो इसका इस्तेमाल हम वहाँ के सिलेबस में अपने अनुसार कर सकते हैं। कुछ केस स्टडी बन सकती है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। मेडिकल एथिक्स के बारे में भी हो सकता है, इसको पेरेंटिंग के बारे में भी हो सकता है, जैसा कि जज महोदय ने अपने उसमें कहा था। ठीक है। तो वो हम देखेंगे जब वो न्यूज़ आएगा। ठीक है। जहाँ तक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ में है तो भारत की G20 की अध्यक्षता, भारत G20 का अध्यक्ष है, उसके तहत अर्बन 20
एक G20 का ही एक कार्य समूह होता है जो G20 के देशों के शहरों के विकास के लिए गठित किया जाता है। उसके कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है भारत में, और ये आयोजन गुजरात में किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा। तो उसमें उसके डिटेल को लेकर है, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं और वो है, ठीक है। उसी तरह से एक प्रश्न आया था, चूंकि शहरीकरण का है तो उसी से हमने एक नया देख लिया, इसी से जुड़ा हुआ था कि अटल अमृत मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है, इसके 2.0 के बारे में संसद में प्रश्न पूछा गया था और मंत्रालय ने, शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ उस पर अपनी बातें कही थी। तो हम देखेंगे कि ये 2.0 की बात कर रहे हैं। 2.1 क्या है, यानी अमृत मिशन पहला चरण क्या था, दूसरा चरण क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक और न्यूज़ चर्चा में रहा था कि श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, बजाज अलायंस का है और परिवहन मंत्री ने लॉन्च किया है। हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तीनों चीज़ें ना आधारभूत संरचना वाला जो हिस्सा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और आधारभूत संरचना में भी जो आप बड़ी बड़ी आधारभूत परियोजनाएं होती हैं उसमें जो निवेश होता है निजी कंपनियों का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी को कम करने के लिए ये एक बॉन्ड लाया गया है, तो इसको हम वहाँ पे जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक और न्यूज़ है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक प्रोग्राम में कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, कहा है कि अगला जो वैश्विक संकट आएगा वो क्रिप्टो करेंसी के कारण आएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी आलोचना, क्यों आलोचना करते हैं, वो 3 आधारों पे करते हैं, वो देखेंगे। और उसके विकल्प में जो हम डिजिटल रुपीज़ या सेंट्रल बैंक CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया है, तो वो भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी में अगला एक न्यूज़ है ग्रीन वॉशिंग की समस्या, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग वो होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है कि हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है या हम इन्वायरमेंट के बढ़ोतरी में योगदान दे रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो जब कोई कंपनी झूठ मूठ का या मतलब फेक बिना तथ्यों के आधार पे अपने प्रोडक्ट को ग्रीन बनाती है और बाकी ग्रीन फाइनेंसिंग या लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाती है, तो उस व्यवस्था को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं राजेश्वर राव जी, इन्होंने एक सम्मेलन में बताया था कि ग्रीन वॉशिंग की समस्या से दूर करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए या इससे मुकाबला करने के लिए हमें ग्रीन फाइनेंसिंग को डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा कि ग्रीन फाइनेंसिंग में क्या क्या है, ताकि ग्रीन वॉशिंग की समस्या से हम उससे बच सके। यानी जो झूठ मूठ का अपना ग्रीन होने का प्रोजेक्ट या कंपनी होने का दावा करते हैं उनसे बचा जा सके, ठीक है। इसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में बात करें तो अभी हाल ही में सरकार के एक मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद से निपटने एवं पूर्वोत्तर में शांति के लिए जो सरकार के प्रयास किए गए हैं उसको बताया है, और भी रिपोर्ट्स में आती रहती हैं। तो अभी वो दौर चल रहा है ना, जो समय चल रही है, वर्ष ख़त्म होने वाला है 2022, तो विभिन्न मंत्रालय अपने अपने लेखा जोखा को आपके सामने उपस्थित करते हैं, ठीक है। और PIB पे आपको डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी, हिंदी में, PIB हिंदी में भी है और भी भाषाओं में है। हिंदी में शायद उतने न्यूज़, उतने तथ्य आपको न मिले, लेकिन हाँ इंग्लिश वाले में जाएंगे तो आपको हर मंत्रालय के डिटेल, हर ईयर एंड जो रिपोर्ट आती है उसमें से कुछ रिपोर्ट को मैं खुद ही ट्रांसलेट करके, या अगर हिंदी में रहता तो हिंदी, अदरवाइज ट्रांसलेट करके कंपाइल करके आपको आपके डेली करंट अफेयर वाले में दे दिया जाता है। आप वहाँ से उसको प्री के लिए देख लीजिएगा। जैसे एक बार पिछली बार मैंने पढ़ाया था इंडियन एग्रीकल्चर पे, जो सारी नीतियाँ हैं सरकार की वो एक जगह हैं। इसी तरह की बहुत सारी सरकार एक जगह सारे जो प्रयास रहते हैं वो बता देते हैं, ठीक है।
अगर किसी कारणवश छूट जाएगा तो इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का इंडियन इकोनॉमी जब सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें वो उल्लेख हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो समय चल रहा है, अगर आप पीआईबी को रेगुलरली देखते रहेंगे, रेगुलर अंतराल पे उसके न्यूज़ आज को, तो आपको डिटेल जो योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों की सरकार की और एक साल में सरकार ने क्या क्या किया है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो आपके प्री में बहुत काम आएगा। यूपीएससी के जो आने वाला 2023 का प्री है उसमें बहुत काम आएगा, और मेंस में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा न्यूज़ है डीप फेक क्या है। एक न्यूज़ है, ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि चाइना ने अभी इस पर बैन लगाया है। और ये एक्चुअल में क्या है, जैसे मैं आपको अपना वीडियो बोल रहा हूँ और मेरे वीडियो से मेरी आवाज़ और मेरे चेहरे को ले जाके किसी और वीडियो में रोपित कर दिया जाए और लगे कि मैं ही कहीं और हूँ, जबकि एक्चुअल में मैं वहाँ पे नहीं हो रहा होता हूँ। तो इस प्रणाली को, जैसे फेक है ना, तो फेक है कि पहले फ़ोटो शूट कर देते थे, लेकिन ये वीडियो को शूट कर देते हैं और ये इतना रियल होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। एक्चुअल में ये तकनीकी का दुरुपयोग है एक तरह से। इसका प्रयोग करके जो है फेक न्यूज़ को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और चूंकि आपको पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया हमारे लिए जो है उसका हमको पढ़ना है आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में कि कैसी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। तो ये जो डीप फेक है, फेक और उसमें भी डीप फेक, ये कुछ ज़्यादा ही चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं, तो हम उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक न्यूज़ था कि समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक संरचना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रोस्पेक्टिव का जो है मंत्रालय मीटिंग हुई थी। आपको पता होगा ये मई 2022 में अमेरिका के उसमें जो है क्वाड के समय हुआ था। 14 देश इसके सदस्य हैं, भारत सहित। ये 4 पिलर पे बात करते हैं। पहला पिलर है ट्रेड, दूसरा पिलर है आपका सप्लाई चेन, रिसाइलेंस सप्लाई चेन, यानी उसको कहते हैं कि लोचशील आपूर्ति श्रृंखला। तीसरा है ग्रीन इकॉनमी या उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो बात कहते हैं। और चौथा पिलर है जो है वो होता है कि ट्रांसपेरेंट या फेयर इकॉनमी, यानी जो टैक्स आदि के जो फेयर रूल्स होते हैं उस पर बात करता है। ठीक है, ये 4 पिलर की बात है, तो हम देख लेंगे क्या ये मामला है। ठीक है, फिर अभी एक था कि तवांग विवाद था, अभी 9 दिसंबर को हुआ था मामला, जिसमें भारत चीन सीमा के सैनिकों के बीच में आपस में हाथापाई या डंडे से आदि से हुआ था। क्योंकि हमने एक समझौता कर रखा है कि हम बंदूक या गोलियां नहीं चलाएंगे, इसलिए हम बंदूक तो नहीं चलाते हैं, लेकिन चूँकि भावनाएं हिंसक इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग डंडे आदि से ही जो है एक दूसरे की जान ले रहे हैं। और चाइना बार बार अपनी कोशिश करता रहता है, तो बताएंगे कि क्यों करता रहता है। और वर्तमान में उन लोगों के बीच में जो कमांडर लेवल की बॉर्डर एरिया पे बैठक हुई है, उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर शांति बनाने की बात की गई है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अभी COP50 हुआ था, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 15 मॉन्ट्रियल में होना था। एक्चुअल में इसको चीन में होना था, लेकिन चीन में कोरोना था, तो इसलिए इसको मॉन्ट्रियल में किया गया और उसको कमिंग मॉन्ट्रियल समझौता कहा गया है। उसमें क्या क्या हुआ है वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, और फिर जो है नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की 2022 के लिए एक समीक्षा रिपोर्ट है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेंगे कि कैसे। एक रिपोर्ट इसलिए ले लिया था कि ऐसे ही और सारे रिपोर्ट को आपको देखना है, PIB पे ही है, उसको अपने नोट्स बना लीजिए या आपके प्री के लिए काम दे देते हैं। जैसे अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के जो भी सरकार की सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें मुख्य सारी चीज़ें, उसमें एक रिपोर्ट कार्ड है जो जनता के सामने सरकार पत्र सूचना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा सरकार दे रही है। ठीक है, जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, तो एक अच्छी न्यूज़ थी, ये भी एक प्रश्न के जवाब में ही आया था कि भारत के वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक श्रेणी में 3रे स्थान पे पहुंच गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बिना विज्ञान प्रौद्योगिकी में जितना दिन प्रतिदिन हम रिसर्च अनुसंधान करते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा इसमें हम तकनीकी प्रगति कर लेंगे। और वर्तमान समय के अनुसंधान की एक सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अनुसंधान को जितना करते रहें, उसको प्रकाशित करें, उसको रजिस्टर्ड करवाएं, उसको पेटेंट करवाएं,
ताकि उस पर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हक आपका बना रहे, ताकि उसका आप इस्तेमाल भी कर सकें और आप उससे राजस्व भी अर्जित कर सकें। ये वो आधारभूत चीज़ें हैं जो बताती हैं कि कोई देश किस तरह से आगे कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आप पहले जाएंगे तो देखेंगे कि अमेरिका इसमें बहुत तेज़ी से आगे था, लेकिन जब चीन 90 के दशक के बाद जब तेज़ी से उसमें बढ़ा, यानी 2000 के आसपास, तो जब आप उसमें देखेंगे तो चीन जो है साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो प्रगति किया। ठीक है, उसके यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर आदि जो है पेटेंट आदि होते रहे, और उसके परिणाम हम बाद में देखें कि वो कितनी तेज़ी से आज दुनिया की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सप्लाई चेन में नंबर 1 है दुनिया की। ठीक है, तो एकमात्र अमेरिका ही है जो अभी भी नंबर 1 है, क्योंकि उसका वो भी लगातार अपने, वो कहीं डाउन नहीं हुआ, उसने भी लगातार प्रयास किया। ठीक है, तो ये दिखाएगा कि ये बताता है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं ना खुश रहने वाली चीज़ें हैं। हाँ, और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक न्यूज़ ये है, अग्नि 5 मिसाइल, इसको लेके तमाम तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था कि ये 5000 किलोमीटर की मिसाइल है, इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इससे हम चाइना के सारे शहरों पर आएगा। उसके 2-3 दिन बाद DRDO ने एक नया शिगोफा छोड़ दिया कि हम जो है इसको 20% इसका वजन कम करके हम इसकी रेंज को 7000 किलोमीटर से ज़्यादा, और 7000 किलोमीटर अगर आपको थोड़ा सा भी साइंस टेक में पता होगा तो 5500 किलोमीटर की 5400 किलोमीटर के ऊपर की जो भी रेंज की मिसाइलें होती हैं उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो इसको कह रही हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि कह सकते हो कि ध्वनि के स्पीड के कई गुना, 10-12 गुना ज़्यादा, यानी तकरीबन 10,000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से है। हालांकि उसका अभी DRDO ने नहीं किया है, लेकिन इसको तो DRDO ने अपनी बात उसके सूत्रों ने कही दी है, और दुनिया भी मान गई है कि हाँ, ये 5000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही रेंज की ही है जो किया गया है। ठीक है, चीन तो जैसे पिछली बार ही बताए थे कि चीन बार बार कह ही रहा था कि ये तो 8000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि एक्चुअल में है, लेकिन हम क्यों नहीं बताते हैं, वो भी हमारा जो है एक रणनीतिक कारण है, जिसके वजह से हम जानबूझ के नहीं बताते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम उस क्यों 8000 10,000 किलोमीटर की मिसाइल रखेंगे। इसको जस्टिफाई कर पाना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे 2 ही घोषित शत्रु देश हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान, दोनों 5000 तक में आ जाते हैं। ठीक है, एक नासा का एक मिशन है स्वाट, सरफेस वाटर एंड ओशियनोग्राफी ट्रोपोग्राफी। ये पृथ्वी के सतह पे जो भूजल है उसके सर्वेक्षण के लिए पहला वैश्विक प्रयास है, जो पूरे पृथ्वी के सतह पे उपस्थित भूजल का 90% का सर्वेक्षण करेगा, और हर 21 दिन पे एक चक्कर लगा के बताएगा कि भूजल की क्या स्थिति है, उसमें भूजल में नदी, झील, तालाब और समुद्र के सरफेस तल का क्या स्थिति है, जिससे हम अभी जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यही 15-16 न्यूज़ है। आइए इसको हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं। पूर्वोत्तर परिषद की गोल्डन जुबली मतलब 50वीं वर्षगांठ होती है, 50वीं वर्षगांठ होती है। ठीक है, तो देख लीजिए 18 दिसंबर 2022 को शिलांग में पूर्वी परिषद की बैठक को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने। ठीक है, ये औपचारिक उद्घाटन 1972 में हुआ था, तो 1972 से 50 साल बाद। ठीक है, उत्तर पूर्वी परिषद, यही जो उत्तर पूर्व के देश हैं, शुरू में 7 सिस्टर्स बोले जाते थे, 7 प्रदेश, सॉरी देश नहीं, जो मैंने देश कहा उसको प्रदेश। उसमें आपका आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है। ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम है। बाद में सिक्किम भी उसमें जोड़ दिया गया, तो अब वो 8 राज्यों का, भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का एक परिषद है, जो सलाह देता है पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और विकास के लिए। ठीक है,
जरा से इसके बारे में देखें तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में 1971 में यानी 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 7 नवंबर 1972 को शिलांग, मेघालय में किया गया था। ठीक है, उद्घाटन संसद के अधिनियम द्वारा 1971 में अधिनियमित किया गया था और 1972 में 7 नवंबर 1972 को शिलांग, मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, यानी जैसे हमारा नीति आयोग है, जैसे हमारा योजना आयोग है, ये सलाहकार निकाय है। ये सलाह देती है सरकारों को कि क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सलाहकार निकाय है तो बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, चूंकि उस विशेष क्षेत्र परिस्थितियों को लेकर होती है तो उनकी सलाह को मान लिया जाता है। सलाहकार भी है, योजना निकाय है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये तो आपका तथ्य वाला चीज़ है। इसी में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया और वक्तव्य में उन्होंने कुछ बातें कही। जब किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बातें कहता है तो वो उस देश की अमूमन, अगर कोई, देखिए, एक प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति भी होता है, एक दल का नेता भी होता है और उसे दल के रूप में उसे चुनाव प्रचार आदि भी करने होते हैं। तो चुनाव प्रचार आदि की रैलियों में अगर कोई बात कहता है तो वो हो सकता है राजनीतिक कह के उतना महत्व नहीं लिया जाता है, लेकिन किसी औपचारिक है, किसी औपचारिक मंच पे कोई औपचारिक बातें कहते हैं तो ये प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य होते हैं ये भारत सरकार के नीतियों, उद्देश्यों और उसके विजन को व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ये जो बातें हैं ये आपको जरूर इसमें से आपके काम की चीज़ें मिलेंगी और इसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार की ये नीतियों को बताती है। ये क्या नीति, वर्तमान सरकार पूर्वोत्तर भारत के लेकर क्या नीति रखती है, क्या सोच रखती है। ठीक है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अवसर पे 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहा। ठीक है, 7 सिस्टर और 8 सिस्टर कहा जाता है, उन्होंने उसको अष्टलक्ष्मी के नाम से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और कहा कि इसके विकास के लिए 8 आधार स्तंभ या पिलर्स हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है तो 8 पिलर हैं जिन पर ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जब पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति बनती होगी तो उन्हीं 8 आधार उसमें जरूर शामिल होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री कहें किया जाना चाहिए, कोई विशेषज्ञ और सलाहकार तो निकाय नहीं है। देखा जाए तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी है भारत सरकार के। ठीक है, जो वास्तविक सत्ता रखते हैं मंत्रिमंडल के प्रमुख के नाते। ठीक है, तो वो अगर बात कह रहे हैं किया जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि सरकार इन्हीं 8 आधार स्तंभों को ध्यान में रख के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसमें देख लीजिए। पहला है शांति, पीस। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला ध्यान शांति स्थापना पर किया गया है। ठीक है, अभी जैसे हम देख रहे थे ना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और आतंकवाद, तो हम देख लेंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। उसमें आतंकवाद जो उग्रवादी हैं उन पर सख्ती भी किया गया है। चूँकि ये आसपास के जैसे बांग्लादेश, म्यांमार आदि के देशों में भी इनके तार जुड़े हुए थे उग्रवादियों के, तो उन देशों की सरकारों के साथ भी समझौता किया गया है। बॉर्डर एरिया की समस्या थी तो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी काम किया गया है। शांतिपूर्ण समझौते भी किए गए हैं बहुत सारे 2014 के बाद से। ठीक है, तो ये सारे प्रयास किए गए हैं किसके लिए? शांति के लिए, क्योंकि बगैर शांति के नॉर्थ ईस्ट में विकास संभव नहीं हो सकता है। तो पहला पिलर क्या है? शांति या पीस। दूसरा क्या है? बिजली। आपको पता होगा कि भारत ने अपना लाइफ मिशन कर रखा है और 2070 तक नेट जीरो की अर्थव्यवस्था की बात किया है। तो ऐसे में जो भी हम उत्सर्जन करेंगे, नेट जीरो मतलब क्या कहता है कि या तो हम नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा से उत्सर्जन करें, या जो भी हम उत्सर्जन ग्रीन हाउस से करें
उनका अवशोषण की व्यवस्था, उनको हम अवशोषित कर सके ताकि पर्यावरण में उसका उस उत्सर्जन का प्रभाव जीरो हो जाए। ठीक है, हम जीरो कार्बन उत्सर्जन करें, यानी पर्यावरण को शुद्ध रूप से जीरो उत्सर्जन करें। ठीक है, तो ये बिजली पावर, आपको पता होगा कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो ऐसी है कि जो पहाड़ी और बहुत सारी पहाड़ी नदियाँ हैं, तो वो जल विद्युत संभाव क्षमता में काफ़ी इनरीच है। यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर जल विद्युत परियोजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, उनको लगाया जाए, तो वो न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में के लिए ही विद्युत ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि उससे बांग्लादेश, नेपाल और भारत में भी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी होंगी, और साथ में उससे जो राजस्व जनित होगा उससे उन क्षेत्रों के आय में मतलब आशातीत वृद्धि होगी। ठीक है, तो दूसरा पिलर क्या है? बिजली। तीसरा क्या है? पर्यटन। थोड़ा सा अभी पहले बताए हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विविधता वाला क्षेत्र है। एक तो वो हिमालय, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, तो वहाँ पे, और उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला भी क्षेत्र, बहुत ज़्यादा बारिश वाला भी क्षेत्र है वहाँ पे। मेघालय में मासिनराम और जो चेरापूंजी का इलाका है, तो बहुत घने जंगलों वाला भी क्षेत्र है। तो कुल मिला के जो पूर्वोत्तर है वो अपने प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के साथ होने के कारण, जो कि पूर्वोत्तर के लोग जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने प्रकृति के साथ अपने सामंजस्य को स्थापित करके बहुत सारे प्राकृतिक जो है ऐसे परंपराएं डेवलप कर रखी हैं जो खुद एक पर्यटन के लिए, जैसे उन लोगों ने प्राकृतिक पुल बना रखा है, जो है पेड़ पौधों का जो है पुल बना रखा है, और भी बहुत सारे उनके खान पान, चूँकि जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी विविधता भारत में किसी और भी क्षेत्र से ज़्यादा है। तो जितने तरह के वहाँ की जनसंख्या है, उतने तरह के वहाँ पे खान पान, पहनावा, वेशभूषा, तो ये सारी चीज़ें जो है पर्यटन के लिए बहुत आकर्षक का केंद्र बन सकते हैं। तो अगर हम सतत यानी सस्टेनेबल पर्यटन, टूरिज्म, यानी कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुँचाए हुआ वाला पर्यटन को अगर करें, तो उस क्षेत्र के लिए राजस्व और उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का अवसर में वृद्धि करेगी। ठीक है, इसी तरह से 5G कनेक्टिविटी, इसमें तो आप जान ही रहे हैं, 5th जनरेशन कनेक्टिविटी है, यानी कि चूंकि वो रिमोट एरिया है, जैसे अब हम जो क्लास ले रहे हैं वो हमारा बहुत सुदूर का इलाका है, लेकिन वहाँ के भी लोग अगर हमसे पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? या तो वहाँ से उतनी दूर से आके यहाँ पढ़ाई करें, या अगर उन्हें कनेक्टिविटी हो जाए तो वो ऑनलाइन माध्यम से हमारे कोर्स भी ले सकते हैं, और विभिन्न बहुत सारी सरकार की योजनाओं का भी से वो जुड़ के अपने विकास और अपने जो अवसर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, 5G कनेक्टिविटी। अगर आप इस पे, अगर आपको समझ में आना चाहिए, एक चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो एक पुस्तक है वर्ल्ड इज फ्लैट, थॉमस एल फ्रेडमैन की किताब है, वो 2004-05 में लिखी गई थी। उन्होंने कहा था दुनिया समतल है। समतल मतलब बराबरी, वो ग्लोबलाइजेशन पे पुस्तक लिखी गई है, भूमंडलीकरण पे, और उन्होंने कहा कि दुनिया अब समतल हो गई है। दुनिया गोल है, आपको पता है पृथ्वी गोल है, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया समतल है। ये दुनिया समतल है कैसे है? वो बताते हैं कि इसमें जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। ये लेविंग फ्लिंट बराबर कर देती है। आज कोई एक आदमी, एक व्यक्ति स्वतः से ही YouTube पे आके वीडियो डाल के वो इतना बड़ा बन जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग उससे जुड़ने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये जो 2004-05 की बात है, थॉमस एल फ्रेडमैन किया है, आज आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसने इंडिविजुअल्स को क्या किया है? मजबूत किया है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़े भी होंगे, लोगों को मजबूत किया है। उसमें भी 5G टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसको ले जाने की बात करते हैं। इसी तरह से संस्कृति, कल्चर, अब पर्यटन वाले में भी देख चुके थे कल्चर, क्योंकि हमें विकास ऐसा करना है जो सर्वसमावेशी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें जो भी करना है, हमें वहाँ की पर्टिकुलर कल्चर को अक्षुण्ण बनाते हुए करना है, ताकि उनके अंदर एलाइनेशन का भाव न आए कि ये विकास हम पे थोपा हुआ है। जब लोगों के कल्चर को, संस्कृति को समझ के उनको जोड़ के विकास किया जाता है,
तब वो उसका आनंद ले पाते हैं। और अगर कोई दूसरा ऊपर से थोपा जाता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो हम उसको विकास समझते हैं उसको उनका अपना क्या होता है, अपनी संस्कृतियों का पतन और क्षरण समझ में आता है। तो हमें जब भी विकास करना है तो संस्कृति का भी उस क्षेत्र पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बात की। फिर अगला है प्राकृतिक खेती। जैसे आपको पता होगा, थोड़ा भी जानकारी होगी तो पता होगा कि सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसने अपने को पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग पे कर रखा है। और बहुत सारे आपने झूम खेती आदि के जो प्रचलन देखे होंगे वहाँ पे, वो प्राकृतिक खेती ही है, ठीक है। हालांकि उसको पर्यावरणीय दृष्टि से उचित नहीं मानते जंगलों को काटना जलाना, लेकिन वर्तमान में नेचुरल फार्मिंग जो है ना, जंगल कृषि की तरफ, यानी जंगल की जो प्रणालियां हैं कि कैसे जंगल में पेड़ पौधों का विकास होता है, उसको अपना के खेती को आगे बढ़ाना है, कि उसको अपना के कैसे आर्थिक दृष्टि से खेती को वाइबल बनाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे उसमें, एक तो सभी तरह की खेती हर जगह हो नहीं सकती है, लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पे जड़ी बूटियों की खेती, मसालों की खेती, बहुत सारे सुगंधित पौधों की खेती, फलों की खेती, ठीक है। और वहाँ से निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो नेचुरल एग्रीकल्चर के लिए भी वो क्षेत्र बहुत वो पिलर में शामिल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 खेल की क्षमता, 5G, हाँ 5G है और ये कनेक्टिविटी अलग है, ठीक है। कनेक्टिविटी मतलब जुड़ाव। 5G के बाद कनेक्टिविटी, 5G अलग है, कनेक्टिविटी अलग है, उसी तरह से साथ हो रहा था। कनेक्टिविटी मतलब जुड़ाव, जुड़ाव मतलब रेल रोड आदि का जो है करके जो है उसको पूर्वोत्तर भारत को आपस में जोड़ना, और पूरे पूर्वोत्तर भारत को भारत से जोड़ना, और साथ में पूर्वोत्तर भारत से होके आसपास जैसे बांग्लादेश से जुड़ाव, जैसे म्यांमार से जुड़ाव है ना, पूर्वी एशिया के देशों के लिए वो गेटवे के रूप में काम करेगा। तो ये कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देना। और खेल की क्षमता, खेलों को जैसे जैसे पहले होता था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, है ना। लेकिन आज ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसके साथ साथ खेलों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे खिलाड़ी खेलों में भारत का बहुत नाम, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी ने किया था, तो ऐसे जो है बहुत सारे खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के बहुत सारे खिलाड़ी है ना, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में काफ़ी अच्छे अपने बड़े पैदान पे ले गए हैं। और चूंकि वो प्रकृति में रहे हैं, तो प्रकृति में रहने के कारण चूंकि उनका जीवन कठिन होता है, अगर आप तो इसलिए वो उनके अंदर स्टेमिना सामान्य जगह के रहने वाले लोगों की अपेक्षा, सामान्य प्लेन या बेहतर पर्यावरण में रहने वाले जगह की अपेक्षा जो कठिन जलवायु में रहते हैं, उनका नेचुरल स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा होता है। तो खेलों के लिए, ख़ास तौर से एथलीट्स वाले खेलों के लिए, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन वाले खेल होते हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट बहुत संभावना वाला क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने अपना पहला खेल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में खोला है, ठीक है। ये बताता है कि खेलों के लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कितने संभावनाओं का द्वार है। तो ये करीब 8 आधार स्तंभ में, जिसमें शांति, पीस, बिजली, पावर, पर्यटन, टूरिज्म, 5G, कनेक्टिविटी यानी रोड रेल और वायुयान, संस्कृति कल्चर, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और खेल स्पोर्ट्स, ये 8 क्षेत्रों को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही आधार स्तंभ हैं जिसके आधार पे पूर्वोत्तर का विकास किया जाना चाहिए। अर्थात वर्तमान सरकार इन्हीं 8 आधारों को मान के पूर्वोत्तर का विकास कर रही है और आगे भी करेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, उन्होंने इसी बात को डिटेल में कहा है। पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया के लिए हमारा प्रवेश द्वार है, ठीक है। यह क्या करता है, भारतीय, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। अब देखिए कनेक्टिविटी वाला जो पहलू है वो यहाँ आ गया। अगरतला खरौला रेल परियोजना जैसे काम चल रही है, ठीक है। और आपको एक थोड़ा सा ये कोटेशन नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हमें लुक ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो नीति, आसियान देशों के लिए था, उसमें फिर उसको एक्ट ईस्ट में बदला गया सरकार ने। अब
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये लुक ईस्ट एक ईस्ट से आगे बढ़ गए हैं। अब हमारी नीति क्या हो गई है, एक फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी हमें उत्तर पूर्व के लिए तेजी से काम करना है। एक्ट फास्ट, तेज, फॉर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के लिए तेजी से कार्य करना है। और दूसरा है एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, हमें फर्स्ट पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए कार्य करना है, यानी हमें पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करना है और तेजी से काम करना है। तो ये जो लुक ईस्ट का नारा एक्ट ईस्ट में बदला, और वो और आगे बढ़ के क्या हुआ, वो पीछे नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, वो और आगे बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए शांति वाले पहलू के लिए शांति समझौतों की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी पिलर था ना, और उसमें बताते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे 2014 के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में 30% वृद्धि हुई है। ठीक है, और इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया था क्लास में, PM-DYM योजना प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए है। वो नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में कमी रह गई है उसके लिए विशेष पैकेज है, जो ऑलरेडी चल रही है नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय के द्वारा या अन्य मंत्रालयों के द्वारा जो योजनाएं चल रही वो तो चल ही रही हैं। ये PM-DYM अलग से एक योजना है जो 2026 के लिए 6000 करोड़ की एक योजना है। ठीक है, जो उस क्षेत्र के स्पेशल जो चीज़ें कमी कहीं जैसे जो चीज़ें चल रही हैं लेकिन लग रहा है कि नहीं कमी रह गई है, उसके लिए अलग से केंद्र की यानी 100% इस योजना का पैसा जो इसके लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जाएगा। राज्यों से कोई मदद की उम्मीद नहीं की गई है। ठीक है, इसी तरह से पूर्वोत्तर में जो है सरकार जो है भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय बना रही है, प्राकृतिक खेती की बात कर रही है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो 8 वो पिलर है, उन्हीं 8 पिलर को जब भी आप पूर्वोत्तर के विकास को आप सोचेंगे, कोई भी प्रश्न आए तो कोशिश करिएगा कि उन 8 पिलर पर ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जहाँ तक दूसरा न्यूज़ है वो है कि केरल उच्च न्यायालय ने नाबालिग बेटी को, ये 17 वर्षीय है, वैसे आगे न्यूज़ में आप देख ही लेंगे, 17 वर्ष की बेटी को उसके पिता के लिए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, उसका पूरा लीवर नहीं, लीवर का थोड़ा सा टुकड़ा वो प्लांट किया जाता है, फिर बाद में वो बढ़ जाता है, लीवर का ये गुण होता है, तो दिया गया है। तो ये न्यूज़ क्यों बनी, क्योंकि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 2014 की धारा 18 के तहत जो है, जो निर्धारित डोनर है उसके कुछ प्रावधान हैं, उसमें क्या है इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, फिर भी जो मोटे मोटे तौर पे है कि वो बालिग होना चाहिए। जैसे आप अपने अंगों का दान देने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर अंग दान दे रहे हैं तो बालिग हैं, यानी आप सोच समझ के फैसला ले सकते हैं। ये एक नैतिक प्रश्न था, एक मानवीय प्रश्न था कि अगर इसको नहीं किया जाता तो अंग व्यापार का जो है ना बोलबाला, बहुत सारे हम कम एज के बच्चों के 15, 16, 17 साल के बच्चों का अंग निकाल के कहते और कहते कि उन्होंने तो डोनेट किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इसे लाया गया था, लेकिन कई बार कोई कानून में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न हो जाती है कि वो सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रश्न उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि इसी मामले में जो पिता था उसको उसके साथ परिवार के और किसी का जो लीवर है वो मैच नहीं कर रहा था, उसकी 17 साल की बेटी के साथ मैच किया था, और बेटी देना भी चाह रही थी, भाई उसमें ज़्यादातर वो देना चाह रही थी, और इसको वहाँ के जज ने अप्रिसिएट भी किया कि वर्तमान में अगर ऐसे बच्चे हों तो ये किसी भी माता पिता के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है माता पिता से उम्मीद ही करते हैं कि मिले, लेकिन इन्होंने उसके लिए तैयार हैं। लेकिन बाधा ये आ रही थी कि वो उसका उम्र 18 वर्ष नहीं था, और वो ऐसे में जब उम्र 18 वर्ष नहीं था तो वो एलिजिबल नहीं थी अपने अनुसार फैसला करने के लिए। फिर उसने जो है कोर्ट में याचिका दायर की कि जो वहाँ के अंग
प्रत्यारोपण वाले हॉस्पिटल हैं उनको आप निर्देश दीजिए, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अंग दान कर सकती हूँ और मेरे पिताजी का जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है। इन सब आधारों पे कोर्ट ने यूं ही नहीं कर दिया। कोर्ट ने चूंकि नैतिक भी फैसला लिया जाता है या कोई भी फैसला एक्सेप्शनल भी होता है, तो उसके पूरे प्रोसेस को ध्यान रखा। ये देखा गया कि जो दान जिसको बचाना है, जैसे जिसको लीवर लगाना है वो तो ऑलरेडी उसकी लाइफ बचानी है, लेकिन वो क्रिटिकल में है। जो जिससे अंग लिया जा रहा है, जो दाता है, डोनर है, कहीं उसके जीवन का तो संकट नहीं पैदा हो जाए कि एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान का संकट पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक सरकार ने कोर्ट ने फैसला जो है लिया, जो ये फैसला लिया है वो केरल राज्य अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है। इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें डॉक्टर्स ही होंगे। उनके विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पे विचार की होगी, रिपोर्ट देखी होगी कि क्या ये बच्ची सक्षम है अंग देने के लिए, स्वेच्छा से दे रही है, सक्षम है, और इसके अंग मतलब इसमें जो लीवर का टुकड़ा देने के बाद क्या इसके जीवन को या इसके स्वास्थ्य को कोई अहित तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे गुण अवगुण का वो देख के विशेषज्ञ पैनल ने रिपोर्ट दिया था कि ये दे सकती हैं, और इसके आधार पे कोर्ट ने उन्हें कहा कि नहीं, ये एलिजिबल है देने के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नया मुद्दा था, कई सारे पहलुओं को लिया हुआ था। जैसे कि अंग प्रत्यारोपण पे एक चीज़ ये पता चली कि भाई ये जानबूझ के कोई ज़बरदस्ती करके जो नाबालिग लोग हैं उनका न करवा सके, इसलिए इसको अंग प्रत्यारोपण के लिए बालिग लोगों की ही बात की गई थी ताकि उनकी सहमति से हो सके। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सहमत तो है, मतलब वो बालिग नहीं है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में और मेडिकल चिकित्सीय दृष्टि से अहितकर नहीं है, मतलब उसका हानिकारक नहीं है, सब कुछ सही है, तो विशेष परिस्थितियों में ऐसी प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे दोनों लोगों को, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। तो अब ठीक है, अब एक ये था G20 की अध्यक्षता। आपको पता होगा कि भारत 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 का अध्यक्ष है। बहुत सारे न्यूज़ G20 के आए होंगे, आप सब कुछ परिचय भी हो चुका होगा। पिछले क्लास को आप हमारे अगर फॉलो कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे, तो आपको पता भी होगा कि G20 जो है विश्व की 80% GDP का है। ठीक है, और 20 सबसे सर्वशक्तिशाली देशों का संगठन है। और इसके महत्व को, जैसा मैं बार बार चर्चा किया हूँ, कि सही मामले में अगर कोई विश्व सरकार कहा जा सकता है तो वो G20 है। इसी बात का ही एक तरह से उल्लेख हमारे विदेश मंत्री ने हाल ही में UNO में कहा था, सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार नहीं किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के खासतौर से सुरक्षा परिषद में अगर सुधार नहीं किया गया, तो निश्चित ही G20 संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान ले लेगी। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो विश्व सरकार अगर किसी को माना जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को माना जाता है, और उसके जो आर्म्स है सुरक्षा परिषद। लेकिन जो डिफैक्टो जो पावर है उसमें, जैसे जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है P5, उसमें भारत दुनिया की आज कह सकते हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परचेसिंग पावर पैरिटी में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अनेक मामलों में बहुत हम आगे हैं। जैसे कि अगर जलवायु परिवर्तन सूचकांक में देखें तो हम सबसे बेहतर कर रहे हैं वर्तमान में। अगर हम ग्लोब पर्सपेक्टिव और ग्रोथ पर्सपेक्टिव में भी देखें तो बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह से जापान, इसी तरह से जर्मनी, यानी कि अगर देखा जाए उसमें अर्थव्यवस्था के दृष्टि से तो तीसरा, चौथा देश और 5वां देश, यानी टॉप 5 के 3 देश P5 में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से जो सुरक्षा परिषद की संरचना है वो न्याय नहीं कर पाती है। ठीक है, वो विश्व युद्ध के समय की परिस्थितियों और उसके ही इर्द गिर्द जो है वो बुनी गई है स्ट्रेटजी के आधार पे। और स्ट्रेटजी भी देखा जाए तो आज उन देशों में भारत को अगर देखा जाए तो कई सारे बड़े देशों से बेहतर स्ट्रेटजिक स्थिति हो गई है। तो ऐसे में अगर G20 का महत्व और वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा चूँकि वो आया था, चर्चा हमने आपको कर दिया है
ये क्या है कि इसमें कई सारे G20 में कार्य समूह होते हैं, ठीक है। उसी से एक कार्य समूह जो है अर्बन 20 है, यानी ये देखिए लोगो है ना अहमदाबाद में अर्बन 20 का। ये G20 के देशों का शहरी उत्थान में, यानी जो ग्रोथ है उसमें शहर को केंद्र बिंदु मान के किए गए फैसले, समझौते आदि का जो है ना, यानी कुल मिला के G20 के केंद्र बिंदु में शहर कैसे हों, समृद्धि के केंद्र में शहर का महत्व कैसे दिखाया जाए, इसके लिए यह प्रतिवर्ष होता है। जहाँ भी G20 का सम्मेलन होता है, चूँकि G20 की अध्यक्षता भारत है यहाँ पे है, तो इस समय G20 का ये सम्मेलन भारत में होगा, अहमदाबाद में होगा, अगले साल होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या क्या कुछ, जैसे इसमें तथ्य भी थे, तथ्यात्मक प्री के लिए। जैसे गुजरात राज्य ने बताया कि गौरवशाली इतिहास है, यहाँ पे 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, धरोहर धौलवीरा और लोथल, ये दोनों सिंधु घाटी हड़प्पा स्थल हैं, ठीक है। लोथल तो सबसे पुराना बंदरगाह है और इस यहीं पे जो है एक बंदरगाह म्यूजियम भी बन रहा है, ठीक है। और भी जो है इसके बारे में देखा जाए तो जो अर्बन 20 क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा कि G20 के कार्य समूह का एक है जो G20 देशों के शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश, निरंतर गतिशीलता, किफ़ायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। यानी शहरों के लिए, आधुनिक शहरों के समस्त जो भी चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूसिवनेस की समस्या है, यानी जब शहरों का विकास होता है तो बहुत सारा वर्ग जो है उसको गरीब वर्ग जैसे झुग्गी झोपड़ी आदि जो है ना वो बाहर रह जाता है विकास की प्रक्रिया में, तो उसी को शामिल करने की प्रक्रिया को सोशल इंक्लूजन कहते हैं। निरंतर गतिशीलता, चेंज होती रहती है परिस्थितियाँ, उसमें कैसे शहर उसके साथ तालमेल उठा सके। इसी में जुड़ा है सामाजिक समावेशन में है कि किफ़ायती आवास कैसे इतने किफ़ायत हों, सस्ते हों कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या सही आवास में रहे, स्लम्स का विकास न हो सके। शहरी बुनियादी ढांचे, आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके लिए जो बुनियादी ढांचे चाहिए, यानी रोड चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, सीवर चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, पार्क चाहिए, बिजली चाहिए, इन सब का कैसे हो सके और इन सब के लिए वित्त पोषण यानी इनकी फाइनेंसिंग कैसे हो सके, इन सारे पहलुओं पर यहाँ चर्चा होती है। और 20 देश वो हैं जो दुनिया के सबसे संपन्न और ताकतवर देश हैं। इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को कहती है। तो यहाँ से जो बातें निकल कर आएंगी वो सिर्फ उन 20 देशों के ही लिए नहीं, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और जैसा कि भारत खुद कहता है कि वो हम ग्लोबल साउथ, यानी साउथ माने साउथ पोल की बात है, ये विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जितने विकासशील देश हैं वो विषुवत रेखा के ज़्यादातर नीचे हैं। हालांकि भारत तो जो है ऊपर है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति के आधार पर उसको साउथ बोला जाता है कि ग्लोबल साउथ जो है, नीचे के गरीब देश ज़्यादातर नीचे हैं और अमीर देश ज़्यादातर ऊपर हैं, ठीक है। तो भारत कहता है कि हम भारत को, अब तो ये सब शब्द प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन एक प्रयोग किए जाते रहे तो साउथ दक्षिण के देशों में भारत को भी शामिल किया जाता रहा है। तो भारत ने कहा है कि मैं G20 के अध्यक्ष के रूप में ग्लोबल साउथ के देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करूंगा। जो उनकी बातें हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, जो वो फेस कर रहे हैं, उनको हम रखने की कोशिश करेंगे विश्व बिरादरी के समक्ष। तो उसी के तहत जो शहर फेस कर रहे हैं उनके सामने 20 ताकतवर देशों में जो इनको लेके मंथन होगा, विचार होगा, एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे, एक दूसरे से चीज़ें सिखाएंगे। तो जो चीज़ें समझ में आएगी उनका निश्चित रूप से शहरों के विकास पे व्यापक प्रभाव रहेगा। ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बाकी इसके साथ तथ्यात्मक चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। अगर देखिए तो अर्बन 20 जो होने वाला है उसने कार्यक्रम के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। ये एक पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना है शहरों में,
जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है, जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में तेजी से लाना है, स्थानीय क्षमता और पहचान का लाभ उठाना है, शहरी प्रशासन और नियोजन के ढांचे को फिर से बनाना है और डिजिटल शहरी भविष्य को प्रेरित करना है। यही 4-5 जो है इसके लिए क्या है प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन्हीं पे चर्चा होगी, इन्हीं पर विभिन्न विचार उत्पन्न किए जाएंगे, डिस्कस होगा, कुछ नए तथ्य भर के इसमें सामने आएंगे। ठीक है, ये अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ये 2015 में लाया गया था शहरी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए। ठीक है, फिर ये 2021 में ये 23 तक था, 2021 में अमृत मिशन 2.0 ला दिया गया है। ये जो अमृत मिशन पहले लाया गया था 2015 में, ये 500 चुनिंदा शहरों के लिए था। बाद में जो अमृत मिशन 2.0 आया है वो सभी वैधानिक शहरों के लिए है। ठीक है, जिनको वैधानिक यानी आधार पे जिनको शहर माना गया है उन सबको इसमें शामिल करके उन शहरों के विकास के लिए बात की गई है। इसमें ज़्यादातर तथ्यात्मक चीज़ें ही हैं, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो अर्बन 20 है, उसी के साथ ये भी है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप न समझ पाएँ। इसमें बस यही एक चीज़ जाना था कि अमृत मिशन फर्स्ट जो था वो 500 चुनिंदा शहरों के लिए था। जो अर्बन मिशन अमृत मिशन 2.0 है, ये जितने भी वैधानिक शहर हैं इंक्लूडिंग 500 पहले वाले उसको भी लेके उनको इसमें शामिल करके योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अब तक का पहला फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। नितिन गडकरी जी, आपको पता है शहरी और सॉरी इनको हाईवे मिनिस्टर, नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये गडकरी जी। ये ने बजाज एलायंस द्वारा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद को ये लॉन्च किया है। और मंत्री जी ने, गडकरी जी ने कहा कि ये 19 दिसंबर को लॉन्च किया गया श्योरिटी बॉन्ड है। यह कदम इंफ्रा डेवलपमेंट पर यानी कि अवसंरचना विकास के बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। जैसे अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, अगर कोई डेवलपर है तो उसे बैंक गारंटी देनी होती है, एफडी के रूप में या कैश के रूप में, आरटी जो बैंकों में जमा होती है, कि अगर वो किसी कारणवश प्रोजेक्ट को नहीं कर पाता है तो वो चीज़ें लैप्स हो जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपर है उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है। और कई बार परियोजनाएं सिर्फ डेवलपर के गलती के कारण नहीं, कई और भी कारण, कई बार परियोजनाएं देखेंगे, अभी कैग की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी बताया है कि बहुत सारे सैद्धांतिक कारणों से भी परियोजनाएं बहुत सारों से लटकी रही हैं। ठीक है, नेशनल जो है पाइपलाइन मिशन ही लाया गया है क्योंकि जो स्टाल प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से सॉल्व करके प्रोजेक्ट यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनमें तेज़ी लाई सकें। कई प्रोजेक्ट तो आप 20-20 साल से लंबित चल रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट, सभी नहीं, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट कई कारणों से लंबित चलते हैं। उसमें पर्यावरण है, भूमि अधिग्रहण है, उसमें राइट इश्यूज़ होते हैं, उसमें कई बार प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं उसमें सरकारें बदल जाती हैं, फिर उनकी नीतियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट था मुंबई का, पिछली सरकार ने या बुलेट प्रोजेक्ट था पिछली इस सरकार ने बनाया, सरकार बदली, उसने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर सरकार बदली तो फिर उस पर तेज़ी से काम किया। तो जो डेवलपर है अगर वो ठंडे बस्ते में चला गया तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंक गारंटी उसकी अभी भी बैंक में है और वो उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन लाता है। ऐसे में हमें डेवलपर नहीं मिल पाते हैं, लोग उतना हतोत्साहित या निरुत्साहित होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा कि जो डेवलपर हैं उनके जो फाइनेंशियल रिस्क है उसका वो इंश्योरेंस ले लेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई बात प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है, इनकी बैंक गारंटी जब्त होती है या कोई बात होती है तो ये इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देंगे, जिससे वो थोड़ा सा जो डर है ना, निडर होकर काम कर सकते हैं कि ठीक है अगर किसी कारणवश बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, हिज आर हर कैपेसिटी, अगर कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा
आप ये से इसकी कोई इसका प्रीमियम तो बैंक इंश्योरेंस वाले लेंगे ही, लेकिन चूंकि प्रीमियम और जो राशि होती है उन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे में एक होता है ना कि जब आप थोड़ा सा, जैसे इंश्योरेंस होने से आदमी थोड़ा सा ना फ्री महसूस करता है, उसको लगता है कि हाँ थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं कि कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए हम इंश्योर्ड हैं, जैसे गाड़ी है तो हमें उसको पैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम फ्री हैंड काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट में रुचि दिखाएंगे अच्छे अच्छे डेवलपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अच्छे अच्छे डेवलपर शामिल होंगे, ऐसे में उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और अच्छे क्वालिटी वाले डेवलपर आएंगे तो हो सकता है कि जल्दी पूरा हो सके, और ये सरकार के लिए भी बेहतर है, ये उस कंपनी के लिए भी बेहतर है, और ये लोगों के लिए। अंततः तो जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं इसका लाभ तो लोगों को मिलना है, तो ये उनके लिए भी सही है, ठीक है। देखिए यही बात ये कह रहे हैं कि यह बांड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था यानी सेफ्टी जाल के रूप में कार्य करेगा, और कंपनी के साथ ही साथ ठेकेदार का भी बचाव करेगा, ठीक है। बस इतना है। अब इसको थोड़ा ये है प्री का मैटर, लेकिन आप इसको जब इन्वेस्टमेंट, जैसे मेंस में आपका है इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट मॉडल, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल में चूँकि इन्वेस्टमेंट मॉडल की जो समस्याएं आती हैं कि उनमें जो बैंक गारंटी आदि निजी क्षेत्र होती है, थोड़ा सा उसको प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के कारण जिसमें उसका योगदान नहीं होता। बहुत सारे समय के साथ ऐसा बना हुआ है कि भारत में प्रोजेक्ट किसी न किसी कारणवश, अभी तो नहीं लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कंपनियों से ज़्यादा नीतियों का योगदान रहा है। इसकी वजह से उसमें रुकावट आती रही है, जिससे बहुत सारे कंपनियों का पैसा भी डूबा है, बहुत सारे बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है, तो बैंकों का एनपीए भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती चलती जाती हैं। कुछ चीज़ें जो उनके लॉस को कम करेगा और उससे निश्चित रूप से वो प्रेरित होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये उसमें से एक उपकरण के रूप में काम हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास के अनुसार, मतलब इसमें अगले वित्तीय संकट का कारण क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन है। क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाली एक करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये किसी देश या संस्था द्वारा, संस्था मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल संस्था द्वारा नहीं जारी की गई है, ठीक है। ऐसे में इसको लेके हमेशा ये डर बना रहता है कि कब ये डूब जाए, और इसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो शुरू में पैसा लगाते हैं या बड़ा निवेशक होते हैं उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो बाद में निवेश लगाते हैं, जो छोटे छोटे निवेशक हैं, उनको लॉस होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। एक तो ये है कि जो निवेश के वाले पहलू से क्रिप्टो करेंसी, जो उसमें लोग होते हैं उनके लिए ये नुकसानदायक है, वो कभी भी जीरो हो सकती है वैल्यू। और चूंकि ये एक तरह से देखा जाए, जो गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि एक तरह से सट्टा होता है, ये पता नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई आधार नहीं है ना। हमने कोई क्रिप्टो करेंसी, अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के पीछे कौन है, कौन उसको आधार है। जैसे हमारा 100 रुपये का नोट है, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी और भी नोट्स ले लेंगे, डॉलर भी ले लेंगे, तो ये पता है ना कि वहाँ की अमेरिका की केंद्रीय बैंक की ये करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, अमेरिकी देश की करेंसी है। जब तक देश नहीं डूबेगा उसकी करेंसी को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। जब तक देश की अर्थव्यवस्था ही समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उसकी करेंसी को वो मजबूत करने का प्रयास करेगा। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन है, कौन सा बैंक है, कौन सा देश है, कोई नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए वो एक खतरा बना रहता है लोगों के सामने जो उसमें निवेश करने वाले हैं। दूसरा चीज जो है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसे बनाया ही इसलिए गया है कि जो रेगुलेटरी व्यवस्था है उससे बचा जा सके। अभी जब टेरर फाइनेंसिंग पे जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था
उसमें भी बहुत सारी ये बात, या जो इंटरपोल का जो सम्मेलन हुआ था भारत में, उसमें ये बात उभर के सामने आई कि क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब यानी कि वेबसाइट या इंटरनेट प्रौद्योगिकी का वो क्षेत्र जो अभी तक आम लोगों के पहुंच से बाहर है। हम जो वेबसाइट या जो हम इंटरनेट आदि में देखते हैं वो सिर्फ टोटल इंटरनेट की जो कह सकते हैं उपयोग उसका 4% ही है। बाकी 96% तो उसको डार्क वेब बोलते हैं, जो कि जहाँ तक पहुँचना बड़ा गोपनीय तरीके से होता है, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में भी नहीं पता है। तो ये बात उभर के इंटरपोल ने भी कहा और विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने भी कहा, विभिन्न सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा कि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी दो प्रौद्योगिकी ऐसी हैं, एक फाइनेंशियल टेक है और एक जो है प्रौद्योगिकी ऐसी है जो निश्चित रूप से आतंकवाद को रोकने में यानी उसको बढ़ने में बड़ा भूमिका अदा कर रही है और उसको पकड़ से बाहर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग आदि चीज़ों को जो है टेरर फाइनेंसिंग को क्या करती है, सुलभ बना देती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी उसमें भी एक भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो उन्होंने 3 चिंताएं बताई थी जो महत्वपूर्ण है क्रिप्टो करेंसी को लेके, आपको नोट कर लेनी चाहिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा। एक, निजी क्रिप्टो की उत्पत्ति व्यवस्था तोड़ने के मकसद से हुई है। व्यवस्था मतलब जो सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो बना होता है हर देश की सरकार और वहाँ की केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा बना होता है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम आदि सारे चीज़ जुड़े होते हैं, कर व्यवस्था आदि जुड़ी होती है, रेगुलेटरी सिस्टम आदि जुड़ी होती है, उन सबको तोड़ने के मकसद से ही हुई है। और जिन्होंने इसे बनाया वो रेगुलेटेड फाइनेंशियल विश्व वर्ल्ड, वो नहीं चाहते हैं कि वित्त व्यवस्था रेगुलेटेड हो। रेगुलेटेड होगी तो पहचान पता चलेगी, ये पहचान से बचने के लिए ही करते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा संकट का कारण हो सकते हैं। दूसरा है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, न कोई सरकारी संस्था शामिल है, न कोई अंतर सरकारी संस्था शामिल है, न कोई बहुत बड़ी एनजीओ का भी खुल के सामने आते हैं कि नहीं शामिल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन लोग हैं ये अज्ञात है, या ज्ञात भी है तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है जिस पे कह सकते हैं, तो ये कभी भी इनके डूबने का खतरा बना रहता है। ये तो वैसे ही हो गया कि मैं लिख के दे दूं नोट्स पे, मैं नोट छाप के दे दूं कि लो भाई, मतलब बैंक नोट नहीं, मैं अपना नोट छाप दूं, अपने फ़ोटो का एक नोट बना के दे दूं और कहूँ भैया लो ये लो आप इसके पास रखो, ये 100 रुपये की है और ये हमने 100 रुपये में तो बेच दिया और कल वो बहुत उसका वो हो जाए और वो 10,000 20,000 में बिकने लगे, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, कुछ नहीं है। मैंने 100 रुपये उसका दाम रखा, या मैं 10 रुपये भी दाम रखूँ या 1 रुपये भी दाम रखूँ, 50 पैसे भी रखूँ, तो अगर कल के कोई 50 पैसे जिसके पास है, कह रहे भैया इसका 50 पैसे दे दो, तो मैं दूंगा या नहीं दूंगा पता नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसकी समस्या कि इसके आधार में कुछ भी नहीं है, यानी जो वैल्यू के आधार पे वो खरीदी बेची जा रही है वो वैल्यू मिलना चाहिए। जब जैसे कोई भी बैंक नोट रखते हैं, कोई भी क्राइसिस आती है, या जैसे करेंसी चेंज का ही आया था, डिमोनेटाइजेशन आया था, आपने बैंक में जमा किया पुरानी करेंसी को, आपको नया मिल गया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, अतः ये भी फाइनेंशियल सेक्टर को खतरा बढ़ाने वाला है। और तीसरा जो है कि यह 100% सट्टा गतिविधि है, सट्टा लगाती है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल काम नहीं हो रहा है, ये लोग बेच रहे हैं, ज़्यादा खरीदने वाले होते हैं, कीमत बढ़ जाती है। जैसे 100 चीज़ें हैं, 1000 खरीदने वाले होंगे तो चीज़ें दाम बढ़ती जाती है, कम हो जाती है तो घटती है, यानी ये प्योरली सट्टे पर है, इसलिए ये एक जोखिम भरी संपत्ति है। ठीक है, उन्होंने आंकड़ों का हवाला दिया कि क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अब 140 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है, और साल भर पहले इसमें यानी एक साल में 40 अरब अमेरिकी डॉलर, 40 अरब को अगर रुपए में बदलेंगे लगभग 3 लाख
20-30 हज़ार करोड़ की इसमें क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में कमी एक साल में ही हो गई है। ठीक है, तो अतः ये बार बार दुनिया के जितने भी बैंकर्स हैं या सेंट्रल बैंक के लोग हैं, वो कभी भी सलाह नहीं देते कि क्रिप्टो करेंसी को आप रखो, खरीदो, बेचो। ठीक है, भारत में यद्यपि इसकी आय पे टैक्स की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसको लेके बड़ा क्लियर कट है कि ये जो है उचित नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा जो है एक डिजिटल रुपए की, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का अंतर समझिए। क्रिप्टो करेंसी वो होता है जिसको कौन जारी करता है पता नहीं है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है पता नहीं है। डिजिटल करेंसी वो होती है जो किसी देश की बैंक द्वारा या देश द्वारा जारी की जाती है, और जो उसकी देश की मुद्रा है उसी का वो क्या है, डिजिटल रिप्लिका है। ठीक है, डिजिटल रूपांतरण है, उसके पीछे उस देश की अथॉरिटी, उस देश की संप्रभुता उस नोट या डिजिटल करेंसी के प्रति पीछे खड़ी रहती है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो भी खुदरा क्षेत्र में भी लागू हुई है, उसके पीछे जैसे बैंक नोट के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके पीछे भारत सरकार की संप्रभुता रहती है कि आप 100 रुपये है तो आपको मिलेगी किसी भी परिस्थिति में, उसी तरह से उसमें भी है। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में ये ठीक है कि दोनों डिजिटल फॉर्मेशन में हैं, दोनों डिजिटल ही करेंसी हैं, लेकिन जिसे डिजिटल करेंसी बोलेंगे, करेंसी नोट या जो है वो किसी बैंक और सेंट्रल बैंक के द्वारा या किसी एजेंसी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये समझिएगा। उसके विकल्प के रूप में सरकार आरबीआई उस पर प्रयास कर रही है ताकि उसका लाभ लोगों को मिल सके और उससे होने वाली, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली हानि से बचा जा सके। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग की समस्या के संदर्भ में हरित वित्त, ग्रीन फाइनेंसिंग के वर्गीकरण और स्पष्ट परिभाषाओं की आवश्यकता है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या है, जरा देख लीजिए। इसको जो है कहा जाता है ना कि एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों से ज़्यादा कहती है। देखिए ये है, धुएं काला है, हरा पेंट उठा के कर दिया, हो गया ग्रीन वॉशिंग। यानी कि आपका प्रोडक्ट इन्हीं जीवाश्म ईंधन या पॉल्यूटिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हो रहा है और आप बस उसके लेबल पे लगा के खाना पूर्ति करके लगा दें कि हमारा ग्रीन प्रोडक्ट है, हमने पर्यावरण को ये किया है, और उसके आधार पे, यानी जब आप ये कर रहे हैं तो उसके साथ कोई तथ्य या सूचना नहीं दे रहे हैं, या तथ्य सूचना दे भी रहे हैं तो वो बोगस है, फेक है, महज अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग और बोगस सूचनाएं दे रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक, इसको ग्रीन वॉशिंग, हरे रंग से धो दिया अपने कालिक को। ठीक है, तो कालिक हरे रंग से नहीं धुलेगी, कालिक के उत्पादन के स्रोत कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तब उसको हम ग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। किसी को हम ग्रीन प्रोडक्ट, जो ग्रीन मतलब हरा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन प्रोडक्ट हम वो कहते हैं कि उसके उत्पादन में पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाई गई हो। ठीक है, कई बार जैसे अभी एक न्यूज़ था कि भारत ने पहला ग्रीन सरिया जो है इस्पात ब्रांड जो है वो उत्पादन किया है। तो ऐसा नहीं कि वो सरिया हरे रंग का है, नहीं, उसके उत्पादन के लिए जो बिजली या जो ऊर्जा प्रयोग की गई है वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से की गई है। अक्षय ऊर्जा स्रोत को ग्रीन कहते हैं क्योंकि वो जलवायु को हानि पहुंचाने वाले उत्सर्जक कारक कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः वो ग्रीन ऊर्जा होती है, जो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, ग्रीन सरिया है। अब पता चले कि उसने तो कहा कि हम ग्रीन सरिया हैं, हम जो है ग्रीन एनर्जी से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कर रहा हो, अगर मैं सिर्फ अगर कह रहा हूँ, वो निश्चित रूप से उसको जिस तरह से भारत ने कहा पहला है तो वो किया होगा, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई, दूसरा आके कहे कि भाई मैं भी ग्रीन एनर्जी से कर रहा हूँ और वो जीवाश्म आधारित ईंधनों से या पॉल्यूटिंग आधारित ईंधन से आदि उपकरणों से वो करे, तो कहीं ना कहीं वो जो दूसरा वाला कहेगा कि मैं भी ग्रीन हूँ, वो क्या है, वो
ग्रीन वॉशिंग कर रहा है। ठीक है, ये मुद्दा क्यों है? जैसा कि इन्होंने कहा कि वर्तमान में चूंकि आपको पता होगा जलवायु परिवर्तन पे एग्रीमेंट हो चुका है पेरिस, उसमें ये है कि 2030 तक जो है जो जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का कटौती करनी है, ताकि जो है जो भूमंडलीय तापमान है औसत वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। और अभी एक रिपोर्ट आई है वो ये बताई चुकी है कि 2022 तक 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये सारे कवायद के बाद ये आ रहा है कि विभिन्न देश अपने यहाँ ग्रीन एनर्जी या कम से कम पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले उत्पाद या उस तरह के फैक्ट्री और कार्यों को बढ़ावा देने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि वो सही में किया जाए, एक तरीका ये हो सकता है कि वो सही में किया जाए। सही में किया जाएगा तो क्या होगा, मतलब पहला है कि सही तरीके से किया जाए। सही तरीके से उसमें क्या होगा कि आप जैसे जो ऊर्जा ले रहे हो वो ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से लो, या ऐसे ग्रीन साइकिलिंग कर दो, रिसाइकलिंग कर दो। आपको जो कच्चा माल चाहिए वो सर्कुलर इकोनॉमी यानी रिसाइकलिंग के तहत आप उसको प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ कि आप ग्रीन एनर्जी लो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा, हरित ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, इस पर आधारित हो। दूसरा तरीका, इसी में एक और तरीका होता है दूसरा है कि मान लिया चलिए आप मजबूर हैं कि आपके आसपास ग्रीन एनर्जी उपलब्ध नहीं है, चक्रीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए एक और व्यवस्था बनाई गई कि कार्बन क्रेडिट, कोई कंपनी ऐसी है जो जहां पर उपस्थित है जो ग्रीन ऊर्जा और उसका उपयोग कर सकती है, और वो जितना उसके लिए हर निर्धारित एक क्रेडिट होगा उससे वो ज़्यादा ग्रीन एनर्जी उपयोग कर रही है या उसको कर रही है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो ये कंपनी अगर ये पहला नहीं कर पा रही है तो दूसरा क्या करेगी कि वो उससे लीगली सही तरीके से उससे कोलैबोरेशन कर दे और अपने राजस्व का कुछ हिस्सा उसको दे, और उससे जो ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन उसको कह सकते हैं कि डिविडेंड है वो, यानी जो उसने बचत किया हुआ है अपने ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके, उससे खरीद ले। तो जो इसने पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए जो इसका हुआ कोटा, किसी ने बेहतर किया उससे खरीद के पूरा कर लिया, ये ग्रीन वॉशिंग नहीं आएगी, ये परमिट है। तीसरा क्या करे जो कि गलत है कि ये कुछ न करे, ये यहाँ ले और बोगस बता दे कि हमने क्या किया, कहीं दूसरी एक बोगस कंपनी से दिखा दे कि हमने वहाँ से खरीदा, वो काम कर रहा है, और पता चले कि वो कंपनी सिर्फ कागज़ों पे है। पहले तो बताए भी ना, और दूसरे वो कंपनी सिर्फ कागज़ों पे है, और फिर वो एक तो अपने जो बाध्यता है कटौती करने की उससे बच जाता है, दूसरे आजकल ग्रीन फाइनेंसिंग का भी है, वो कहेगा कि हम उसके ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उसके लिए बैंकों से सस्ते दर पे या अन्य जो बहुत सारे विकसित देशों द्वारा बाध्यता है कि वो विकासशील देशों में या अन्य देशों में इन्वेस्ट करें, या विकसित देश की ही कंपनियां जो है वो विकासशील देशों में झूठा इन्वेस्टमेंट दिखा के अपने को क्या कर लें, ग्रीन फाइनेंसिंग का लाभ ले लें, अपने प्रोडक्ट को ग्रीन दिखाएं कि हम फला किसी देश में जो है इतना पेड़ लगाए हैं, इतना ये किए हैं, और वो एक पेड़ लगा भी दें, नहीं भी लगाएं, लेकिन वो कहें कि हमने लगाया है, हमने पर्यावरण को बचाया है, अतः हमारा प्रोडक्ट क्या है, ग्रीन है। तब वो प्रक्रिया होती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, वो गलत प्रक्रिया है। यह वर्तमान में जो कंज्यूमर भी बड़ा जागरूक हो रहा है, हम आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, इसी तरह से विकसित देश के लोग हैं, वो उन प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ रही है, और सरकारी लेवल से व्यक्तिगत लेवल पे इन्वायरमेंटल इथिक्स बढ़ रहा है लोगों का। तो वो जब जैसे जैसे इन्वायरमेंटल इथिक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग हरित प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हों या सकारात्मक प्रभाव डालते हों, वो जैसे थोड़े महंगे भी होते हैं तो लोग उसको खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपने
पर्यावरणीय नैतिकता के कारण, या वो अपने को एक सिटीजनशिप के ड्यूटी के रूप में देखते हैं कि मदर अर्थ को बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पता चले कि आपने तो पैसा जो प्रोडक्ट का महंगा चुकाया, लेकिन वास्तव में वो प्रोडक्ट क्या है, पॉल्यूशन कर रहा है और वो फर्जी तरीके से ग्रीन लेबल लगाए घूम रहा है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम ग्रीन फाइनेंसिंग को डिफाइन करें, कि जो ग्रीन मतलब जो है कि पर्यावरण अनुकूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए जो निवेश चाहिए वो उसको डिफाइन करें कि किन किन प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों के लिए हम जो निवेश करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे ग्रीन होगा, किन किन प्रकारों के लिए करेंगे। क्योंकि जब चीज़ें डिफाइंड होंगी, टाइप्स डिफाइंड होंगे, तो जितना चीज़ें फॉर्मल होती जाएंगी, जितना चीज़ों की सिस्टम डेवलप होता जाएगा, उतना इस तरह के जो गलत कार्य हैं उस पर से बचा जा सकता है। ठीक है, तो यही बात वो कह रहे होते हैं डिप्टी गवर्नर जी। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, आप लोग करिएगा, देखिएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण होगा ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु जोखिम का बेहतर आकलन करने, हरित और टिकाऊ वित्त को बढ़ाने और ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करने में मदद करेगी। अभी पता चला कि वो किसी ऐसे कंपनी में निवेश कर दें जो वाकई में ग्रीन नहीं हो, जो केवल एक क्या हो, एक दिखावटी हो, एक बोगस हो, बोगस ग्रीन कंपनी हो, बोगस ग्रीन प्रोजेक्ट हो, उससे बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करने की बात है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या है? देखिए, एक गलत धारणा या भ्रामक जानकारी देने की प्रक्रिया है जो किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कैसे अच्छे हैं, उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए निराधार दावा किया जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये कुल मिला के हमारे आपकी भावनाओं से ये खेलना हुआ है। ठीक है, तो एक अपराध भी है, एक संकट भी है। ठीक है, ग्रीन फाइनेंसिंग के सामने इसमें क्या होता है, जब गलत लोग सही, जैसे कोई गलत कंपनी अपने पहुंच का इस्तेमाल करके या अपने जिस तरीके से कोई प्रोडक्ट है जो जिन्यून है ग्रीन, और कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ लेबल्ड है ग्रीन, तो जाहिर सी बात है जो लेबल्ड ग्रीन है उसका खर्चा कम आता होगा, तो वो ग्रीन लेबल्ड है और वो प्रोड्यूस एक्चुअल में है, तो एक्चुअल वाले की कीमत ज़्यादा रहेगी और ये भी, इसकी भी कीमत थोड़ी कम रहेगी। तो आप क्या करोगे, देखोगे दोनों, पहले ये ग्रीन ना रहे और ये ग्रीन है, महंगा है, आपका इन्वायरमेंट एथिक्स कहेगा, आपका पर्यावरण नैतिकता कहेगा कि नहीं ठीक है, मदर अर्थ को बचाने के लिए हमें ये लेना चाहिए, थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन ये जलवायु को बचा रहा है। अब इसने देखा कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, थोड़ा क्या करते हैं, कुछ करने क्या जाता है, इस पर लिख दिया जाए इस पर कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है हमारा, फला ने हमको ग्रीन प्रोडक्ट दिया। अब दो सामान दिखने वाला, एक थोड़ा महंगा है जो एक्चुअल में काम किया है, लेकिन हमें कस्टमर को क्या पता है कि एक्चुअल में काम किया है कि नहीं किया, और एक जो बोगस तरीके से सिर्फ लेबलिंग किया हुआ है, वो अपने दाम को थोड़ा सा कम कर देगा। तो अब हमें क्या लगेगा कि अब हमारे सामने अगर पर्यावरण नैतिकता, दोनों ग्रीन दिख रहे हैं, फिर कौन लेगा, तब यहाँ पे जो सस्ता होगा आदमी उस तरफ चला जाता है। तो ऐसे में जो जुनून हैं, जो सही मायने में पर्यावरण और प्रकृति के प्रति न्याय करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी पहलुओं को इस तरह से समझिएगा। आतंकवाद से निपटने एवं पूर्वोत्तर में शांति का माहौल बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 19 दिसंबर को भारत सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी कि आतंकवाद को किसी भी रूपों में कहीं भी हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है जीरो टॉलरेंस, शून्य सहनशीलता की नीति। यानी आतंकवाद की घटनाओं का कड़ाई से मुकाबला किया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आतंकवाद की समस्या से इस देश को
निजात दिलाया जा सके। ठीक है, अगर देखें तो आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पे जो हुआ है ये दो पार्ट में, एक आतंकवाद से निपटने और पूर्वोत्तर में शांति। आतंकवाद को अगर परिभाषा, आतंकवाद की समस्या ये है कि इसको लेके अभी पूरे विश्व में कहा जाए तो एक सर्वमान्य परिभाषा ही नहीं है। अगर हम आप भले परिभाषित करते हैं कि टेरर जो है, जो टेररिज्म, जो भय से कांपना, सामान्य होता है ना कि भय से कांपना, लोग भय से कांपने लगे, अगर उसको परिभाषित लेकर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमें आतंकवाद मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको आतंकवाद नहीं मानते, हम मतलब सरकार उसको आतंकवाद नहीं मानती है। तो भारत सरकार ने तो आतंकवाद को कुछ हद तक, हालांकि कोई परिभाषा नहीं दिया है, अनलॉफुल एक्टिविटी में बताया है कि ये चीज़ें जो आतंकवाद, उसको आतंकवाद की श्रेणी में मानता है। लेकिन भारत में जो भी हिंसक घटनाएं हैं उसमें कुछ को भारत सरकार आतंकवाद मानती है और कुछ को वो उग्रवाद मानती है, कुछ को वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मानती है। और इन सभी को हालांकि उसी अनलॉफुल एक्टिविटी के उसी प्रावधान के तहत इन सबको पाबंद किया जाता है, लेकिन परिभाषा के रूप में और उसको डील करने के रूप में वो आतंकवाद को थोड़ा वो मानती है। जो आतंकवाद को अगर परिभाषित करने की बात आती है तो आतंकवाद का जो मेन वो परिभाषा जो उसको जो सबसे ज़्यादा उचित जान पड़ा है, हालांकि अब वो एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन उसमें उसमें कहा गया था कि आतंकवाद किया गया एक अत्यंत घृणित कार्य है जो निरीह एवं लोगों पर, यानी जिनका कोई दोष नहीं है, उन पे किया गया अत्यंत घृणित गैर कानूनी हिंसा की कार्रवाई है। इसके जरिए आतंकवादी सरकार को मैसेज देके, सरकार को विवश करके अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हितों की प्राप्ति करने का कारण करते हैं। ठीक है, उसी में ये भी कहा था कि जो आतंकवादी कृत्य होता है उसमें जो पीड़ित है वो जरूरी नहीं कि आतंकवादी जिसे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार होता है वो जरूरी नहीं कि वो आतंकवादियों से किसी तरह से संबंधित हो। कई बार आतंकवादी सिर्फ संदेश देने के लिए, लोगों में भय का माहौल डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए ही उन निरीह लोगों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अत्यंत घृणित कार्य है इसको। ठीक है, तो अगर इस तरह की परिभाषाओं से करोगे तो उग्रवादी घटनाएं बच जाती हैं, क्योंकि वो अमूमन जनता को छोड़ देते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं या ऐसे लोगों पे करते हैं जिसको वो मुखबिर समझते हैं। ठीक है, यानी वो उसका कारण बताते हैं कि ये दोषी है इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। हालांकि हम आप सभी तरह के हिंसा के प्रति भारत सरकार भी उसको कड़ाई से मुकाबला करती है और बातचीत तभी करती है जब आप हिंसा छोड़ के आएंगे। वर्तमान सरकार ने एकदम साफ कह रखा है, उसकी जीरो टॉलरेंस है कि हिंसा के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपको बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप अपने हिंसा यानी अपने हिंसक गतिविधियों का पहले सीज फायर करिए, अपने हिंसक गतिविधियों को पर लगाम रखाइए, फिर बातचीत के टेबल पे आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, इसी को लेकर वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बहुत सारे उग्रवादी संगठनों से बातचीत कर रही है और बहुत सारा जल्दी वहाँ शांति बहाल हो रहा है। लेकिन भारत सरकार चूंकि कश्मीर के आतंकवादी या जो नक्सलवादी हैं ये हिंसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अतः इनके साथ वो लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। इन पे जो इनके फाइनेंसिंग स्रोत हैं उसको रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। इनको जो कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर सहयोग मिलता है उस पर लगाम लगाने की कोशिश किया जा रहा है। जो इनको विदेशी सहायता मिलती है उस पर लगाम लगाने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कई तरह के मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच सरकार अपना के आतंकवाद और उग्रवाद को भारत से समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। इसके अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं। आतंकवाद अगर देखा जाए तो कभी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जाना जाने वाला आतंकवाद अब इस समय केवल जम्मू कश्मीर तक ही सिमट के रह गया है। वहाँ भी
पिछली बार भी हमने देखा था कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो कभी आप कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पलायन का एकमात्र संगठन कोई कारण है, बहुत सारे कारण, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, आज उसके पास सिर्फ 5 मेंबर हैं, वो भी भागते फिरते ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अब जो भी है वो हाइब्रिड टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना ज़्यादा प्रेशर बना रखा है कि अब कोई ऑर्गेनाइजेशन खुल के अपने को टेररिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे खुल के टेररिस्ट नहीं भेज रहे हैं, वो ऐसे लोग भेज रहे हैं जो छुपे हुए लोग हैं, आम करते हैं, टारगेटेड किलिंग देती है, किल करते हैं, फिर आम लोगों में खो जाते हैं। यानी कोई नामी और घोषित कमांडर, एरिया कमांडर, यानी कि पाकिस्तान और उसकी ISI ने दबाव सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना ज़्यादा बना दिया है कि वहाँ पे अब वो हाइब्रिड आतंकवादी और टारगेट किलिंग की तरफ, जो उनका खिसियाईपन दिखाता है, उसकी तरफ वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेनलैंड में जो भी, ठीक है, कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो धार्मिक हैं, उन पे छापा मारा जा रहा है, उन पे वो किया जा रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी पिछले कुछ समय से देखी नहीं गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि सरकार अपनी नीतियों में अभी तक सफल रही है। जहाँ तक नक्सलवाद की, इस तरह नक्सलवाद की बात किया जाए तो नक्सलवाद जहाँ 200 के आसपास जिलों में हो गया था और 2008 में कहा गया था कि सबसे बड़ी भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्या है, आज मुश्किल से 20 उस जिलों में सिमट के रह गया है। उसमें बहुत अप्रत्याशित उसके हिंसा में, उसके कैडर में कमी हुई है, और वो कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य इससे बाहर निकल गए हैं। अब 1, 2, 3 राज्यों में, कुछ जिलों, कुछ पॉकेट्स में नक्सलवादी पनप रहे हैं। तो यही सब बातें इसमें कही गई हैं, इसमें बताई गई हैं कि आतंकवाद के लिए सरकार ने जैसे प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन किया, जैसे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में को पावर दिया, ठीक है, ताकि आतंकवाद के इकोसिस्टम को कमज़ोर किया जा सके। ठीक है, और अभी हाल में 2-3, जैसे एक सिक्योरिटी काउंसिल का आतंकवाद पे सम्मेलन हुआ भारत में, FATA का हुआ, इंटरनेशनल टेररिस्ट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, इंटरपोल का हुआ था। इन सारे मुद्दों पे भारत सरकार ने बड़ी मजबूती से टेरर फाइनेंसिंग पे अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तान पे जब उसको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था तो कैसे वहाँ से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई थी, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बेस हैं आतंकवादियों के वो कम हुए थे, और कैसे वहाँ से जब हटाने की बात हुई तो उस पर जो है तेज़ी दिखाई दी है। तो ये सारी चीज़ें भारत लगातार प्रयास कर रहा है, हर स्तर पे कर रहा है कि आतंकवाद से लड़ाई किया जा सके। उसके साथ सैन्य बल के साथ भी किया जा रहा है, विचारधारा के आधार पर भी कर रहा है, और उसके फाइनेंसिंग रोकने पर जो कहा जाता है कि सबसे कारगर वो होता है कि आजकल टेरर करना बहुत महंगा काम है, इसलिए अगर उसके फाइनेंसिंग को रोक दिया जाए तो आतंकवाद धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाता है। उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आतंकवाद को वित्तीय मदद देने के मामलों में सजा का दर भी 94% है। उसी तरह से पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए वो दिख भी रहा है। 2014 में जहां 80%, 2014 से 80% हिंसा में कमी आई है और मौतों में 89% आई है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र एक शांति क्षेत्र के रूप में हो रहा है। अभी जैसे पूर्वोत्तर वाला ऊपर देखे थे तो जो उसके 8 विकास के लिए प्रधानमंत्री पिलर बता रहे हैं उसमें पहला शांति का क्षेत्र है, उसमें लगातार प्रयास है। उसमें फोर्स के साथ साथ शांति स्थापना समझौतों की भी बात की है, जैसे बोडो समझौता 2020, ब्रूरियांग समझौता 2020, ये 4-5 समझौते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं।